हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रेन यार्ड्स में घटी कुछ अजीब-ओ-गरीब घटनाएं बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। खैर, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। कुछ महीनों पहले मैंने ट्रेन यार्ड से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, और आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि मैं ट्रेन यार्ड से रिलेटेड और घटनाएं लेकर आऊँ। तो वीडियो अब आ चुकी है। ये घटना मुझे उर्मिला जी ने गोरखपुर से भेजी है। ये घटना उर्मिला जी के पिताजी के साथ घटी थी, जिनका नाम वैभव था। और अब आगे की घटना मैं आपको वैभव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम वैभव है। ये घटना 1995 के करीब घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल की थी। हमारा घर जहाँ पर है उसके जस्ट सामने ही ट्रेन का यार्ड है। मतलब रात में कई ट्रेनें वहाँ पर खड़ी होती थीं। हालांकि अब हमने घर बदल दिया है। वहाँ पर मैं किराए पर रहता था। हम अक्सर रात में अपनी छत पर खड़े होकर सारी ट्रेनों को देखा करते थे। कोई भी ट्रेन जब काफ़ी स्पीड से निकला करती थी तो उसकी हल्की फुल्की वाइब्रेशंस हमारे घर पर आती थीं, जिससे हमें पता चलता था कि अभी कोई ट्रेन निकली है। ट्रेन के उस यार्ड से हमारा घर करीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर ही था। मतलब हम आराम से वहाँ पर जा सकते थे। कोई भी रेलवे यार्ड के लिए सिक्योरिटी लाइन नहीं थी जिसको पार करके जाते। हम लोग कई बार वहाँ पर चले जाया करते थे। ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म भी हमारे घर के नज़दीक से होके गया हुआ था, तो हम लोग ज़्यादातर वहीं पर ही खेला करते थे। हालांकि ट्रेन की पटरियों के पास हम कभी नहीं जाते थे, क्योंकि उन पटरियों से पहले ही वहाँ पर बहुत सा एरिया रहता था। वहीं पर हम कभी कभार क्रिकेट खेलते थे या फिर वहीं पर दिन भर बैठे रहा करते थे। मेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम रवि था। वो अपने लिए एक बॉल लेकर आया था। वो मुझे अपने क्रिकेट की बॉल छूने भी नहीं देता था और मुझसे अक्सर छुपा के रखा करता था। एक बार वो नानी के यहाँ कुछ दिनों के लिए गया, तो मैंने उसकी अलमारी से उसके क्रिकेट बॉल को निकाल लिया और अपने दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलने लगा। वो मुझे अपनी चीज़ें बिल्कुल भी छूने नहीं देता था और मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। वो मुझसे करीबन 3 साल बड़ा था। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी चीज़ों को ना छूऊं, लेकिन मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए उसी की क्रिकेट की गेंद को लेकर चला गया। मैं दोस्तों के साथ करीबन 1 घंटे तक खेला। उसके बाद मेरा एक दोस्त जिसका नाम सोहन था, उससे मेरी किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई। मैंने उससे कहा था कि मैं बैटिंग करूंगा, लेकिन वो बार बार मुझे बॉलिंग ही दे रहा था। इसी चीज़ पर लड़ाई होती गई और बात ज़्यादा बढ़ गई। गुस्से में सोहन ने उसी गेंद को उठा के ट्रेन के शंटिंग यार्ड की तरफ फेंक दिया और मुझसे बोला कि जाओ उठाकर लेकर आओ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, लेकिन मैं उससे छोटा था तो मैं उससे लड़ाई नहीं कर पाया। काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही थी। मम्मी भी मेरी चिंता कर रही थी, इसलिए मैं घर भाग के चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और डरा भी था कि जब मेरा भाई आएगा और मुझसे अपनी गेंद के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझे गेंद ले जाने से मना किया था। मैं फिर भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। बात आगे बढ़ जाती और घर पर मुझे डांट पड़ती। इस वजह से मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि जब थोड़ा शाम हो जाएगी और पापा मम्मी खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे तो मैं चुपचाप जाके उस गेंद को ढूंढ कर उठा लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था वो कहाँ गिरी थी। उस शाम को मैंने जल्दी से अपना खाना खा लिया और पापा मम्मी के खाना खाने का इंतजार करने लगा। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पापा मम्मी उसी दिन थोड़ा लेट खाना खाने वाले थे। उस वक्त शायद शाम के 9 या 9:30 बज रहे थे। शंटिंग यार्ड में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने पापा की अलमारी से उनकी टॉर्च ले ली और चुपचाप जब वो लोग खाना खाने लगे तो शंटिंग यार्ड की तरफ चला गया।
मैं वहां पर रात में इससे पहले कभी भी नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे साफ साफ याद था कि सोहन ने बॉल कहाँ पर फेंकी थी और मैं उसी तरफ ही जा रहा था। मैं पहली बार रेलवे ट्रैक के इतना पास आया था, वो भी रात के वक्त। मैंने ढंग से देखा कि दोनों तरफ ट्रेन नहीं आ रही और चुपचाप रेलवे ट्रैक को पार करते हुए शंटिंग यार्ड के अंदर चला गया। वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। कुछ ट्रेनें खड़ी थी और कुछ तो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। कुछ बोगियों से तो पानी बह रहा था। शायद वो काफी दिनों से वहीं पर ही खड़ी थी। मैं चुपचाप अपनी गेंद को ढूंढ रहा था, लेकिन वो वहां पर नहीं मिली। मैं शंटिंग यार्ड के और अंदर चला गया और वहां पर अपनी गेंद को ढूंढने लगा। करीब 15 से 20 मिनट तक मैंने वहां पर अपनी गेंद को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। मुझे साफ साफ याद था सोहन ने गेंद इसी तरफ ही फेंकी थी। शायद मुझसे पहले ही कोई उठाकर उसको लेकर चला गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे लगा कि मैं घर जाके मम्मी को सारी चीज़ें बता दूं, तो मैं चुपचाप घर की तरफ दौड़ने लगा। तभी ट्रेन के एक डब्बे में से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई बॉल से ट्रेन के डब्बों के अंदर खेल रहा हो। उसी आवाज़ का पीछा करते करते शंटिंग यार्ड के और अंदर जा रहा था, और सच बताऊं तो मुझे इस बात का पता भी नहीं चल रहा था। जब मैं और अंदर पहुंचा तो मैंने देखा पटरियों के ऊपर घास उगी हुई है, और कुछ पटरियों में तो जंग भी लगा हुआ है, काई भी जमी हुई थी। पुराने डिब्बे वहां पर खड़े थे और कुछ तो टूटे हुए भी थे। कुछ के दरवाजे अंदर से बंद थे और कुछ की खिड़कियां भी टूटी हुई थी। मुझे लगातार ट्रेन के निकलने की भी आवाज़ आ रही थी, और जहाँ पर मैं था वहाँ से मुझे मेरी कॉलोनी, जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही थी। सारी बिल्डिंगों में लाइट जल रही थी और मैं अंधेरे पर यहाँ पर अपनी गेंद ढूंढ रहा था। मैं अब और परेशान होने लगा था और लगातार यही सोच रहा था कि मेरा भाई आएगा तो मुझे बहुत मारेगा। मैं लगातार उस आवाज़ के पास पहुंचा तो फिर देखा कि वो आवाज़ ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर से आ रही है। मुझे ऐसा लगा कि शायद अंदर कोई मेरी गेंद लेकर बैठा हो और मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। मैं चुपचाप दरवाज़ा खोल के डिब्बे के अंदर चला गया। वो डिब्बा अंदर से बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रहा था। उसकी कुर्सियाँ एकदम सड़ चुकी थी और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं टॉर्च लेके उसी आवाज़ का पीछा करते हुए डब्बे के बीच में चला गया, और मैंने वहाँ पर जो चीज़ देखा, मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। ट्रेन के ऊपर वाली बर्थ पर, जिसको लोग साइड अपर भी बोलते हैं, वहाँ पर एक औरत लेटी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, सफ़ेद। मुझे देखते ही वो जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे उसमें कोई रोशनी हो। उसने मुझे देखते हुए अपना बड़ा सा मुंह भी खोला और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी, जैसे कि वो खांस रही हो या फिर मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। उसको देखते ही मैं थोड़ा सा पीछे हट गया और ट्रेन के डब्बे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। मेरी आंखों के सामने ही वो ट्रेन के ऊपर के बर्थ से नीचे कूद गई और उसको चोट तक नहीं लगी। वो इतनी तेज कूदी कि उसके कूदने की कंपन पूरे डिब्बे में महसूस हुई। मैं भागते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा था और मेरी आंखों के सामने ही वो दरवाज़ा जिससे मैं चढ़ के ट्रेन के डिब्बे के अंदर आया था, वो काफ़ी ज़ोर से बंद हो गया। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ, मैं उसके पास पहुंचा और दोबारा उसको खोल के ट्रेन से बाहर उतरने लगा। लेकिन ट्रेन थोड़ी ऊंचाई पर थी। मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे पटरी की तरफ गिरा। पटरी की तरफ गिरते ही मेरा पैर मुड़ गया और मैं वहीं पर ही गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं इतना डर गया था कि उसी वक्त मेरी टॉयलेट भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं चिल्ला के अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा था कि वो लोग आके मुझे बचा ले। तभी वो औरत मेरे सामने आके दरवाजे पर खड़ी हो गई और मैंने पहली बार उसका पूरा चेहरा देखा। उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और आंखें चमक रही थीं, गंदे दांत। वो कोई चुड़ैल थी। पता नहीं, मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई। जिस रेल की पटरी पर मैं नीचे गिरा हुआ था, वहीं पे पड़े हुए पत्थरों को उठा के मैं उसकी तरफ फेंकने लगा और वो उसके लगे भी। उसने मेरी आंखों के सामने ही दरवाजे को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बंद कर दिया और मैं तुरंत पत्थरों को उसके ऊपर फेंकने लगा। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ऊंचाई से गिरने की वजह से मेरे पैर में चोट आ गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं भाग भी नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं भागूं। मैंने पापा का टॉर्च वहीं पर ही फेंक दिया और भागने लगा। दरवाज़ा खुलने के बाद शायद वो भी नीचे कूदी और मेरे पीछे भागते हुए आ रही थी, लेकिन मैंने अपने भागने की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा दी। मेरी किस्मत अच्छी थी, जहाँ पर मैं था वहाँ से कुछ आदमी पैदल जा रहे थे। मैं उन्हीं के पास जाके उनसे लड़के नीचे गिर गया। उन्होंने मुझे उठाया
और मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर एक चुड़ैल है, वो एक भूत है और मुझे मारने आई है। मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अचानक से गायब हो गई थी। जब मैंने उस चुड़ैल को देखा था और भागा और उन आदमियों से लड़ा, ये पूरा ड्यूरेशन करीबन 30 से 40 सेकंड का था और इतनी देर में वो कहाँ पर गायब हो गई मुझे समझ में नहीं आया। मैं दर्द के बारे बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। मेरे कपड़े पूरी तरीके से गंदे हो गए थे। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं रहता कहाँ हूँ। तो मैंने सामने वाली कॉलोनी की तरफ उंगली दिखाई और मैंने उन्हें बताया कि मैं वहीं पर रहता हूँ। वो तीनों आदमी मुझे अपनी गोद में उठा के मेरी बिल्डिंग पर लेकर गए जहाँ पर मैं रहता था। उस वक्त मेरे मम्मी पापा खाना खा के नीचे टहलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें देखा। उन्होंने देखा कि मुझे 3 आदमी गोद पे उठा के ला रहे थे। तभी पापा भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। मैं तो ऊपर वाले कमरे में था। उन तीनों आदमी ने बताया कि यह हमें रेल की पटरी के पास मिला और भागते हुए चिल्लाते हुए आ रहा था और उसके पैर से खून भी बह रहा है। मुझे तब जाके पता चला कि मेरे पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। बाद में यह भी पता चला कि मेरा पैर का घुटना टूट गया था, जिसकी वजह से 3 महीने उस पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। मैंने सबको वो घटना बताई। बाद में जब मेरा भाई आया तो मैंने उसको भी ये चीज़ बताई। उसने मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं डांटा और ना ही मम्मी ने मुझे कुछ बोला, लेकिन पापा मुझ पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा भी क्या डर जिसके बारे में तुम हमें बता भी ना पाओ। उन्होंने मुझे नहीं डांटा, लेकिन मैंने सच में वहाँ उस औरत को देखा था। पापा मम्मी को ये लग रहा था कि मुझे कोई पागल पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रेलवे पटरी के पास अक्सर नशा करने वाले बहुत लोग घूमा करते हैं, लेकिन वो नशा करने वाला कोई भी नहीं था। वो सच में एक चुड़ैल थी। मैंने इसके बारे में पापा मम्मी और अपने भाई सबको बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास तो किया, लेकिन ऐसे नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ हो। लेकिन ये मेरा कोई वहम नहीं था, वहाँ पर सच में वो चुड़ैल थी। धीरे धीरे इस घटना के बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल गया। हालांकि वो दोस्त जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, उससे बाद में मेरी दोस्ती भी हो गई, लेकिन इस घटना को कोई भी सच नहीं मान रहा था। हालांकि इस घटना को बताने के बाद कोई भी अपने बच्चे को उस तरफ नहीं जाने देता था, क्योंकि सबको यही लगता था कि वहाँ पर पागल लोग रहते हैं और वहाँ पर बच्चों की चोरी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर मैंने सच में उस चुड़ैल को देखा था और शायद वो आज भी वहाँ पर हो। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको सलोनी जी ने अहमदाबाद से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको सलोनी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सलोनी है। ये घटना मेरी मम्मी के साथ घटी थी। इस वक्त मेरी उम्र करीब 15 साल की है। ये घटना मम्मी के साथ तब घटी थी जब वो प्रेग्नेंट थी और मैं पैदा होने वाली थी। मतलब 15 साल पुरानी घटना है ये। जब मम्मी ने मुझे इस घटना के बारे में बताया था तो मैं सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर वो उस वक्त वो कदम ना लेती जो उन्होंने उस घटना को घटते वक्त लिया था, तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। मेरी मम्मी का नाम नीलम है और अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। मेरा नाम नीलम है। ये घटना 2009 या 2010 की है। मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे हस्बैंड एक सरकारी जॉब करते थे, जिसकी वजह से अक्सर उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था और मैं उन्हीं के साथ रहती थी। हम दोनों लोग अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। जब मेरे हस्बैंड की शादी हुई तो उनको शिफ्ट होना पड़ा और उनके साथ मैं भी शिफ्ट हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। प्रेगनेंसी के वक्त वो मेरा ढंग से ख्याल नहीं रख पाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब भी मैनेज करनी होती थी और साथ ही साथ मुझे भी संभालना होता था। हमारी पूरी फैमिली दूसरी जगह पर रहती थी, इसलिए मदद के लिए जल्दी कोई आ भी नहीं पाता था। मुझे 6 महीने प्रेगनेंसी के हो चुके थे और मेरा ध्यान रखना मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती है, मैं तब तक अपने मम्मी पापा के पास ही रहूं। तब तक मेरे घर वाले अहमदाबाद से शिफ्ट हो चुके थे और वो लोग हिम्मत नगर में ही रहते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि यहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे ट्रेन से चढ़ा देंगे और मेरा भाई मुझे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आ जाएगा। मुझे बहुत प्रॉपरली सब कुछ हैंडल करना था। किसी तरह
मुझे साइड लोअर सीट भी मिल गई और मेरे हस्बैंड ने आराम से मुझे ट्रेन पर बैठा दिया था। उस वक्त ट्रेन की बोगी में और भी लेडीज़ थीं, तो उन्होंने उनसे ये भी बोला था कि वो मेरा थोड़ा सा ख्याल रखें। उन लोगों का भी स्वभाव बहुत अच्छा था, तो मैं उन्हीं के साथ ट्रैवल करके आ रही थी। हालांकि मेरे हस्बैंड का मुझे अकेले जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनकी मजबूरी थी और मैंने उन्हें बिल्कुल भी ऐसा एहसास होने नहीं दिया कि मुझे उनकी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है, वरना वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। खैर वो मुझे ट्रेन पर बैठा के चले गए और उस वक्त मेरी ट्रेन रात के 10 बजे निकली थी। कुछ देर तक तो मैं बैठी रही, उसके बाद सो गई। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं कुछ दवाइयाँ भी खा रही थी क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। सब कुछ निपटा के मैं सो रही थी। तभी मैंने देखा कि एक जगह ट्रेन रुकी हुई है। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरी बोगी में सब लोग सो रहे थे। शायद मैं ही अकेली थी जो जग रही थी। ऐसी परिस्थिति में नींद बहुत ही कम आती है। मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं किसी को पानी के लिए बोल दूं, लेकिन कोई भी मुझे मदद के लिए नहीं मिल रहा था। सारी लेडीज सो रही थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। ट्रेन जहां पर रुकी थी वो एक जंक यार्ड था। मतलब कि उस जंक यार्ड के बगल में ढेर सारी और भी खराब ट्रेनें थीं। उन्हीं के बगल से मेन ट्रेन होकर जा रही थी, जो कि एक पटरी थी। ट्रेन के अंदर से मुझे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कांच से सील था, इसलिए मैं ढंग से पानी भी किसी से नहीं मंगवा सकती थी। मैं अंदर से ही देखने की कोशिश कर रही थी कि अगर कोई पानी की बोतल बेच रहा हो तो मैं उसे खरीद लूं, लेकिन उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। उस वक्त वो ट्रेन वहां पर क्यों खड़ी थी ये भी मुझे नहीं पता। शायद क्रॉसिंग के लिए किसी ट्रेन का वेट कर रहे हो, या फिर उसको ग्रीन सिग्नल ना मिला हो। इस वक्त कौन से स्टेशन पे और कहां पर रुके थे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं लोकेशन को ठीक से देख सकूं। बटन वाला ही फ़ोन चलाती थी मैं। मेरे हस्बैंड का 2-3 बार कॉल भी आया था, और फिर जब मैंने उनको कॉल बैक किया तो उनका कॉल उठा नहीं। उस वक्त रात के 2:30 या 3 बज रहे थे और मैं ये समझ गई थी कि वो सो रहे होंगे, तो मैंने भी उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो पूरे दिन के काम से बहुत ज़्यादा थक जाते थे। फिर मैं उठ के खुद ट्रेन के दरवाजे पर गई, उसको खोला और उसके बाहर देखने लगी। जब मैंने एक तरफ देखा तो वहां पर ढेर सारी पुरानी ट्रेनें खड़ी थीं। वो एक जंक यार्ड था जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। खराब ट्रेनों के डब्बे, पुराना इंजन, बेकार पटरियां, सूखी हुई लकड़ियां जो कि पटरियों पर रहती हैं, और पुरानी लाइटें जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही थी। और जब मैंने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और उधर देखा तो वो ट्रेन दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच में खड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा आगे, जिसको लोग कहते हैं कि ट्रेन आउटर पे खड़ी है। तो साफ भाषा में मैं यही बोलूँगी कि वो ट्रेन थोड़ा आउटर में खड़ी थी। जहाँ पर मैं देख रही थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नल दिखाई दे रहा था। उस वक्त मेरे पास पानी की बोतल भी थी, लेकिन मैं ट्रेन से नीचे नहीं उतर पाती क्योंकि मुझे दोबारा वापस चढ़ने में दिक्कत होती और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास भी लग रही थी। तभी मैंने देखा कि नल के बगल में एक पेड़ के पास एक लड़की बैठी हुई है। मैं उसे साफ साफ देख रही थी। वो मुझसे करीबन 10 या 15 मीटर की दूरी पर थी। वो नल के पास ही बैठी हुई थी और नीचे की तरफ देख रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी, अरे सुनो, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनो, ज़रा मेरी बोतल में पानी भर दो, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, मैं ट्रेन से नीचे नहीं उतर सकती हूँ। उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो चुपचाप नीचे की तरफ ही देख रही थी। मुझे लगा कि शायद उस तक मेरी आवाज़ पहुंची नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी और तेज़ बोली, अरे बिटिया तुम्हें सुनाई दे रहा है? मेरी बोतल में पानी भर दो, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, मैं ट्रेन से नीचे नहीं उतर सकती हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगी, और ये मैंने हिंदी में नहीं गुजराती भाषा में बोला था। मेरी तरफ देखते ही वो तुरंत मेरी तरफ आने लगी। मैंने तब उसकी चाल को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से चल रही थी। जब वो थोड़ा सा और पास आई तो हल्की फुल्की रोशनी में देखा मैंने उसको। उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, चेहरा हल्का फुल्का दिख रहा था, लेकिन उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा गंदा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैंने अपने हाथ में अपनी बोतल को पकड़ा हुआ था और मैं धीरे से उसकी तरफ बोतल पकड़ा भी रही थी, लेकिन तभी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं दरवाजे को बंद करके तुरंत अंदर चली जाऊं, क्योंकि वो लड़की मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं आ रही थी।
बहुत ही ज़्यादा अजीब या पागल लग रही थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद वो मुझे पानी भर के दे देगी तो मैं उसे कुछ पैसा भी दे दूंगी, शायद उसे भूख भी लगी हो। जब तक वो मेरे पास धीरे धीरे पहुंची तब तक ट्रेन का हॉर्न बज गया और ट्रेन चल दी। वो धीरे धीरे तब भी चलने की कोशिश कर रही थी और मेरे पास आ रही थी। मैंने उससे बोला, अरे कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मैं बाद में पानी पी लूंगी। ट्रेन के साथ साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन तब भी वो ट्रेन के पीछे पीछे ही चल रही थी। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती गई और वो पीछे अंधेरे में गुम हो गई। उसके बाद मैंने दरवाजे को बंद किया और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। प्यास बहुत ज़्यादा जोर से लग रही थी। मैं जैसे ही अपनी सीट पर आई, मेरे बगल में जो एक औरत सो रही थी वो उठ गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बिटिया, कोई दिक्कत है क्या? मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तो उन्होंने अपनी बोतल में से मुझे थोड़ा सा पानी दे दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि कुछ ही देर में एक स्टेशन आ जाएगा, वहां पर तुम पानी की बोतल खरीद लेना। वो स्टेशन जब आने वाला था उसकी दूरी करीबन 20 मिनट की थी। मैंने उनसे बोला ठीक है। वो फिर दोबारा सो गई और मैं अपने फ़ोन में गाने सुनने लगी। गाने सुनते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तभी अचानक से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि बोगी में सब लोग सो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। ट्रेन अपनी धीमी रफ्तार में उसी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी जिसके बारे में उस औरत ने मुझे बताया था। तभी मैंने देखा कि वही लड़की जिसको मैंने स्टेशन के पास देखा था वो सामने बाथरूम के पास खड़ी है और मुझे देख रही है। उसको देखते ही मैं एकदम हैरान हो गई। वो वही लड़की थी। बाथरूम के पास हल्की फुल्की रोशनी चमक रही थी जिससे मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पता नहीं, शायद वो मुझसे कुछ मांगने की कोशिश कर रही थी या फिर मुझे अपने पास बुला रही थी। उसके चेहरे को फिर मैंने ठीक से देखा। वो एकदम लंबा चेहरा था, आंखें बहुत बड़ी थीं, गंदा चेहरा। ढंग से जब उसके पैर को देखा तो एक पैर दूसरे पैर से काफी ज्यादा छोटा था और वो बहुत ही गंदे कपड़े पहन के धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। और उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो अपने पैर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हो, लेकिन जमीन से चिपका कर। मैं देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं बोलना चाह रही थी कि तुम कौन हो और चलती हुई ट्रेन पर कैसे चढ़ी, लेकिन मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हाथ पैर पूरी तरीके से जाम हो चुका था। चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। पेट में इतना जोर से दर्द हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरा गला घोटने की कोशिश कर रही थी। वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आती गई और मेरे सीट के सामने आके खड़ी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अलावा कोई उसे देख क्यों नहीं पा रहा था। हालांकि बोगी में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और सभी लोग सो रहे थे। वो दूर खड़ी होकर अपने हाथों को हिला रही थी और वो इस पोजीशन में हिला रही थी कि जैसे वो मुझे छू रही हो। वो मुझसे दूर थी लेकिन मुझे साफ साफ ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने मेरे शरीर के अंगों को छुआ हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने एक हाथ से मेरा गला दबाया हुआ है और दूसरे हाथ से मेरे पेट को दबा रही है। पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत की। मेरे हाथ में जो खाली पानी की बोतल थी, मैंने किसी तरह उस बोतल को पकड़ा और उसी औरत की तरफ फेंकने की कोशिश की जिसने कुछ देर पहले मुझे पानी पिलाया था। मैंने काफी तेजी से उस बोतल को उस औरत के मुंह पर फेंका, जिसकी वजह से वो तुरंत जग गई। और उसके जगते उस औरत ने भी उस लड़की को देखा। उस लड़की को देखते ही वो औरत चिल्लाने लगी और जैसे ही वो औरत चिल्लाई सब लोग उठ गए और हम दोनों की आंखों के सामने ही वो लड़की गायब हो गई। जैसे ही वो लड़की गायब हुई मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गले को किसी ने छोड़ दिया है और मुझको खांसी आने लगी। दर्द की वजह से मैं रोने लगी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो औरत जग गई थी। वो तुरंत उठ के मेरे पास आई और उसने मुझसे बोला कि ये सब क्या था। मैंने कुछ देर अपने आप को संभाला। बोगी के आधे लोग रात में ही खड़े हो गए और आके मुझे देखने लगे। वहाँ पे और भी लेडीज थी, उन्होंने मुझसे पूछा और फिर मैंने सब कुछ बताया। बोगी में धीरे धीरे शोर होने लगा और टीटी भी मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ और मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। हालांकि टीटी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया था। उसे लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। उसने सबको शांत कराया और कुछ देर बाद वो भी चला गया। लेकिन उस औरत ने और मैंने, हम दोनों ने उस लड़की को देखा था। वो औरत ने मुझसे बोला कि वो लड़की शायद किसी की आत्मा थी जो कि कहीं भटक रही होगी।
तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, शायद इसलिए तुम उसे देख पाई, या फिर कुदरत की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता। जब तुमने उसे बुलाया तो उसे महसूस हो गया होगा कि तुम्हारे पास एक छोटी सी जान है और वो उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही होगी। अब क्या सही था या गलत ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। फिर मैं बिल्कुल भी नहीं सोई और वो औरत भी पूरी रात जगती रही जब तक वो स्टेशन नहीं आ गया जहाँ पर मुझे उतरना था। मैंने फ़ोन करके किसी को कुछ भी नहीं बताया, वरना वो लोग परेशान हो जाते। अगले दिन स्टेशन पे मेरा भाई मुझे लेने आया और फिर मैंने अपनी सारी चीज़ों के बारे में उसे बताया। इसके बारे में फिर मेरे हस्बैंड को ही पता चल गया और 2 दिन बाद वो भी तुरंत मुझे देखने के लिए आए। मुझे बाद में ये पता चला कि वो एक भटकती रूह थी जो शायद मेरे बच्चे पे कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद मम्मी ने मुझे एक तावीज़ पहनाई और 1-2 पूजा भी करवाई ताकि सब कुछ ठीक रहे और एक हेल्दी बेबी पैदा हो जाए। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।